अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है हाइपरटेंशन रेगुलेशन। जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या बढ़ जाए तो हमारा बॉडी का क्या रिस्पांस होता है कि इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर दे या इस ब्लड प्रेशर को बैलेंस पर लेकर आए। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन रेगुलेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव्स की फार्माकोलॉजी यानी कि ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही हम लोग हाइपरटेंशन के जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, इसका एटियोलॉजी है, डेफिनेशन है, साइंस एंड सिम्टम्स है, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन है, डायग्नोस्टिक्स है और इसका जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है, तो उसे हम लोग डिटेल के साथ इंटरेस्टिंगली सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग समझेंगे। बट फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, हमारे पास हाइपरटेंशन है क्या? व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन में हमारे साथ जो हाइपरटेंशन में मेनली हमारा काम होता है ब्लड प्रेशर के साथ। ब्लड प्रेशर क्या है? यानी कि खून का फुशार। हमारे बॉडी में खून की नालियाँ होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो इस ब्लड का खून की नालियों की दीवारों के ख़िलाफ़ जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मली जब हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी, तो मेजरमेंट के बाद हमें इसका वैल्यू मिलता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा 120/80, जिसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी। तो ये हमारे साथ होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो 120 है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 हमारे साथ है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे साथ इस रेंज में होता है। तो हमारे साथ जब भी ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा हो जाए 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, ठीक है, हमारे साथ जो खून का फुशार है या जो ब्लड का प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाए, तब इस ब्लड प्रेशर को हम लोग टर्म करते हैं या कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, स्पेसिफिकली मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग इसे और मखसूस कर दें हाइपरटेंशन को तो बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा। हम लोग कहते हैं 120/80 से अबव हो जाए तो हाइपरटेंशन है। प्रिसाइजली हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ जब भी ब्लड प्रेशर वो इक्वल हो या बराबर हो 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसको हम लोग प्रिसाइजली कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। सवाल ये बनता है ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग ब्लड प्रेशर के फार्मूले को हम लोग समझते हैं। ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला है वो बराबर होता है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन सिंपल वे, जो ब्लड के सामने जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या जो भी रेजिस्टेंस का सामना ब्लड को करना पड़ता है तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी ब्लड के ख़िलाफ़ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगी। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगी तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगी। कार्डियक आउटपुट बज़ात ख़ुद जो है दो फैक्टर्स के बराबर है, या दो जो है ये इसका डेफिनेशन है कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। तो हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ओवरऑल जो है अफेक्ट करेंगे ब्लड प्रेशर को, और इन्हीं सिनेरियोज़ को हम लोग समझेंगे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज हो रहा होगा। तो
कहीं पर हार्ट रेट दिल की वजह से, या कहीं पर स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम की वजह से, कहीं पर कार्डियक आउटपुट यानी इन दोनों की वजह से बढ़ेगी, कहीं पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दैट वाज हम लोग डिटेल के साथ फिर एक लेक्चर में जो ब्लड प्रेशर के जो बेसिक्स है ये हमारे साथ जो भी है इसे हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे। फिलहाल आते हैं हाइपरटेंशन रेगुलेशन की तरफ। हमारे साथ जो हाइपरटेंशन का रेगुलेशन है इसमें मेनली हमारे साथ दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइपरटेंशन रेगुलेशन में हमारे साथ दो सिस्टम, हाइपरटेंशन रेगुलेशन, तो इसमें मेनली हमारे साथ दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, तो इस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने कम करना है और उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम्स होंगे। पहला सिस्टम है हमारे साथ हार्मोनल मैकेनिज़्म। हार्मोनल मैकेनिज़्म के ज़रिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और ये हमारे साथ हार्मोन्स के ज़रिए होंगे और ये हमें लॉन्ग टर्म रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा। अल्टरनेटिवली हमारे साथ हाइपरटेंशन को रेगुलेट करने का जो दूसरा मैकेनिज़्म है वो है न्यूरोनल मैकेनिज़्म, जिसमें हमारे साथ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, whatever the pathway is there, that is involved for that. So that is the neuronal mechanism, और न्यूरोनल मैकेनिज्म हमें शॉर्ट टर्म रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, हार्मोनल मैकेनिज्म में हमारे साथ यहाँ पर है ANP और BNP। ठीक है, अब ANP BNP हाइपरटेंशन को रेगुलेट करेगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो ANP BNP इन्हें कम करेगा। ANP और BNP को समझने के लिए हम लोग हाइपोटेंशन को, यानी कि ब्लड प्रेशर कम है उसे रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोनल सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं रास सिस्टम। इसका नाम है हमारे साथ रास सिस्टम। हमारे साथ है रास सिस्टम। रास सिस्टम को समझ करके हम लोग ANP और BNP का जो मैकेनिज्म है, एक्शन है, उसे हम लोग इजीली समझ पाएंगे। रास सिस्टम का पूरा नाम है हमारे साथ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। आप देख सकते हैं मेनली तीन जो है हमारे साथ हार्मोन्स हैं या फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है रास के लिए। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन एंड एस फॉर सिस्टम। इस रास सिस्टम की जो अब रास सिस्टम है, रास, इसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो रास सिस्टम हमारे साथ हाइपोटेंशन को रेगुलेट करेगा। ब्लड प्रेशर कम है तो इसे ये रेज कर देगा। तो इसे समझ करके हम लोग ANP और BNP का जो एक्शन है इजीली समझ पाएंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारे साथ न्यूरोनल मैकेनिज्म। न्यूरॉन्स के ज़रिए नॉर्मली हमारे साथ दो सिस्टम्स होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक है हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट वी हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ है रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला मूड या रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला कंडीशन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मूड की सूरत में तो हमें ब्लड प्रेशर क्या चाहिए, इंक्रीज चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे साथ नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, और इसके बदले में हमारे साथ जो एक्शन मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है हार्ट का फंक्शन जो है एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट होने की वजह से, हार्ट की फंक्शन एक्सेलरेट होने की वजह से हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर है वो भी, यानी कि खून का जो फुशार है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है, हमें हार्ट को बिल्कुल रिलैक्स रखना पड़ता है, कोई हमें फाइट एंड फ्लाइट करनी नहीं है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास इन्वॉल्व होता है एसिटाइलकोलिन, और जाहिर सी बात है रेस्ट कंडीशन में हार्ट को ले आएगा, यानी कि इन्हें इनहिबिट करेगा, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं इसके सामने लिख लेता हूँ, ये जब ब्लड प्रेशर कम होगा, यानी कि हाइपोटेंशन केस में जब ब्लड प्रेशर कम होगी तो उसकी वजह से हमारे पास रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगी, अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास बढ़ जाए तो उसकी वजह से फिर एएनपी और बीएनपी एक्टिवेट हो जाएंगे, रिलीज होंगे, और वो ब्लड प्रेशर को दोबारा कम कर, ये एक बैलेंस है। ठीक है, तो अगेन हाइपरटेंशन को रेगुलेट करने के लिए दो मैकेनिज्म्स, हार्मोनल लॉन्ग टर्म रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, न्यूरोनल शॉर्ट टर्म रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास एनपी बीएनपी है जो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ज़्यादा है ये एक्टिवेट हुए तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। न्यूरोनल में हमारे पास सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो इसको हम लोग डिटेल के साथ समझते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रास सिस्टम से, आसानी से हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, ओके, रास सिस्टम को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसे मैं जो है ग्रीन कलर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे साथ है रास सिस्टम। रास सिस्टम हमारे पास रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है। इसमें जब ब्लड प्रेशर हमारे साथ कम होगा तब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, और इसका काम क्या है कि ब्लड प्रेशर को दोबारा बढ़ा दे। सबसे पहले क्या होगा, किडनी में हमारे साथ है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, JG सेल्स। इन सेल्स के ज़रिए एक फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, तो किडनी से JG सेल्स के ज़रिए हमारे साथ क्या रिलीज़ हुआ, रेनिन। अब ये रेनिन आगे जा कर के एक और जो है प्रोटीन पर काम करेगा जिसका नाम है हमारे साथ एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, ये प्रोटीन है, बड़ा है, रेनिन इस पर काम करके इसके चंद एक पार्ट्स को क्लीव कर देगा, कम कर देगा, और एंजियोटेंसिनोजन से बन जाएगी हमारे लिए एक प्रिकर्सर जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। इसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। फिलहाल तक हम लोगों ने टारगेट हार्मोन या फैक्टर नहीं बनाया है। ओके, रेनिन किडनी से आया, एंजियोटेंसिनोजन पर काम किया और एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 1 बना दिया। अब ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया था, याद रखिएगा, ये हमारे साथ आता है ये प्रोटीन लिवर से। कहाँ से, लिवर। तो लिवर एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में सीक्रेट आउट करेगा, जिस पर रेनिन ब्लड में आ करके इस पर एक्ट करके एंजियोटेंसिन 1 बनाएगी, और एंजियोटेंसिन 1 जो है पास होगी लंग्स से। ठीक है, कहाँ से, लंग्स से। और लंग्स में हमारे साथ जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर जो एंडोथीलियल सेल है या एंडोथीलियम है, वहाँ से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम है हमारे साथ एस। क्या नाम है, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है, नाम से जाहिर है, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा इसके एंड एक्टिव प्रोडक्ट में। तो एंजियोटेंसिन 1 पर एस एंजाइम काम करेगा जिसे क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2। यही हमारा मेन मकसद था इसे बनाने का। इस मुकम्मल सिनेरियो में रास सिस्टम में रेनिन किडनी से आया, एंजियोटेंसिनोजन 1 पर काम करके एंजियोटेंसिन 1 बना, और लंग से जब एस एंजाइम आएगी, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन 1 पर
ये ब्लड में आकर के लंग्स में आएगी एंजियोटेंसिन 1। जब ये ब्लड में एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के पास आएगी तो ये एंजाइम इस पर काम करके एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब इस एंजियोटेंसिन 2 को हम लोग आगे इसके जो 4 बड़े फंक्शंस हैं वो फंक्शंस कंसर्न करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हुआ था, एंजियोटेंसिन 2 इसीलिए रिलीज़ हो चुका है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे। तो वो कौन से 4 काम है यहाँ पर हम लोग इसे समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2, याद रखिएगा इसका जो सबसे पहला बड़ा काम है, ये जिस नाम से पहचाना जाता है एंजियोटेंसिन 2, वो है पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये हमारे साथ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काज करेगा। ठीक है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि हमारे साथ ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डायमीटर जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो कम हो जाएगी। डायमीटर कम होने की वजह से इसका जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी वजह से अगेन क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। अगेन हमारे साथ वही बेसिक फार्मूला था, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, कौन है, एंजियोटेंसिन 2 है। नेक्स्ट है हमारे साथ वेज़ोकंस्ट्रिक्शन किसे काज करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2, ये बाइंड करेगा एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स के साथ। किन से बाइंड करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स के साथ, तभी ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन शो करेगा। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में आकर के किडनी के पास आएगी और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये क्या रिलीज करवाएगा, ये रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरॉन को, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन इसका काम क्या है, ये किडनी में जा कर के 2 चीज़ें हैं, एक है सोडियम जिसको फॉलो करेगा वाटर, तो इन सोडियम और वाटर दोनों को रिटेन करेगा, सोडियम वाटर रिटेंशन। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, जहाँ पर हमारे पास है ज़ूना ग्लोमेरुलस आई थिंक, वहाँ पर जो सेल्स है उससे रिलीज़ होगा एल्डोस्टेरॉन, सोडियम वाटर रिटेंशन काज कराएगा। कौन, एल्डोस्टेरॉन, कहाँ पर, किडनी में। किडनी में जो सोडियम और वाटर बाहर निकल रहा है तो उसको वापस खींचेगा ब्लड की तरफ। जब ब्लड में सोडियम और वाटर बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ी तो क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग कंप्रोमाइज़ कर दे, कुछ लाइन जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, ओके। सो एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाना, वो सोडियम वाटर को रिटेन करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये जा करके काम करेगा हाइपोथैलेमस पर। कहाँ पर, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के ज़रिए ये एक्टिवेट कराएगा ADH को। किसे, ADH। ADH हमारे साथ क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं अर्जिनिन वेज़ोप्रेसिन। एक तो ADH वेज़ोकंस्ट्रिक्शन
वेजो को प्रेस करवा रहा है, उसकी वजह से अगेन डायमीटर, टोटल पल्सेशन इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड। दूसरा काम एडीएच का, ये जो है किडनी जाएगा एल्डोस्टेरोन की तरफ, एल्डोस्टेरोन की तरह ये भी किडनी जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को रिटेन करेगा। खास करेगा वाटर रिटेंशन। और वाटर रिटेंशन के बाद अब सबको कहानी पता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ था एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन और एडीएच दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, किडनी पर। ठीक है, किडनी में जा कर के एल्डोस्टेरोन और साथ साथ हमारे साथ जो एडीएच है, ये दोनों जा कर के एक तो सोडियम वाटर को रिटेन करेगा, ये सिर्फ वाटर को, एडीएच जो है सिर्फ वाटर को रिटेन करेगा। दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर एंड में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एंजियोटेंसिन 2 है, वैसे इसके बहुत सारे काम हैं। ये 4 मेन और इम्पॉर्टेंट एंजियोटेंसिन 2 के काम है। ये थर्स्ट सेंटर को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के साथ थर्स्ट सेंटर है एंजियोटेंसिन 2, उसे भी एक्टिवेट कर देगा। और थर्स्ट सेंटर की वजह से अगेन आप वाटर इनटेक बढ़ाओगे कि मैंने मोर एंड मोर वाटर पीना है। और अगेन जब वाटर आप ज़्यादा पिएंगे तो कहानी वही है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी। सो मकसद ये था कि एंजियोटेंसिन 2 जो रास सिस्टम में हमारे साथ ये बना है, ये एंड में जा करके 4 जो भी फंक्शंस है करके ब्लड प्रेशर को क्या किया, इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। एडीएच और एल्डोस्टेरोन किस तरह किडनी पर फंक्शन या एक्शन करते हैं, उसके लिए हम लोग इस डायग्राम की तरफ आते हैं। ये हमारे साथ डायग्राम है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है, ये हमारे साथ किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमारे साथ होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में ये हमारे साथ है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस ये हमारे साथ है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनली, और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये फिर हमारे साथ है कलेक्टिंग डक्ट, और ये हमारे साथ ब्लड वेसल्स है, ये खून की नालियाँ हैं जो तमाम नेफ्रॉन के आसपास जो है वो इसको जो है सराउंड करते हैं। अब ये ब्लड में हमारे साथ खून है और खून में हमारे साथ वाटर है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये ब्लड यहाँ पर आकर के फ़िल्टर होगा। किडनी का मेन काम क्या है, यूराइन बनाना। इसका काम क्या है नेफ्रॉन का किडनी में, इसका काम है यूरिन का प्रोडक्शन करना, यूराइन बनाना। क्या काम है इसका, यूराइन बनाना या यूरिन बनाना। और यूरिन में हमारे साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आते हैं, और वो कहाँ से आए, ऑफ कोर्स ब्लड से हम लोगों ने वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं। अब ब्लड से हमारे साथ फिल्टर आउट होगी यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। लेट्स सपोज यहाँ पर सिर्फ मैं सोडियम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फर्स्ट स्टेप या मैकेनिज्म या जो फंक्शन है इसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। ब्लड से नेफ्रॉन का जो ल्यूमन है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का आना, इसे हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, स्पेशली इन द ग्लोमेरुलस। और अगर दोबारा लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं एक्वापोरिन 1। तो हमारे साथ क्या है, एक्वापोरिन 1। अब एक्वापोरिन 1 में क्या होता है, जो हमारे पास वाटर यहाँ पर फिल्टर हुआ है, 90% ऑफ द वाटर ये दोबारा एक्वापोरिन 1 के ज़रिए नेफ्रॉन से ये वापस आएगी कहाँ, इनटू द ब्लड। क्योंकि हमें जो वाटर है उसे हम लोगों ने लूज़ नहीं करना है, तब ये वाटर वापस इंटर होगा इनटू द ब्लड। इस एक्शन को, ये जो दूसरा एक्शन है नेफ्रॉन में हो रहा है, ये हमारे साथ था फिल्ट्रेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं, हाँ इसे हम लोग कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। बाज़ औक़ात हम लोग ब्लड से दोबारा यहाँ पर चीज़ों को जो है वापस भेज रहे होते हैं, कहाँ पर, नेफ्रॉन की तरफ। तो इसे हम लोग कहते हैं सेक्रेशन। तो ये हमारे साथ 3 एक्शंस होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। ओके, अब 90% वाटर यहाँ पर जो है वापस ब्लड की तरफ
नेफ्रॉन से ब्लड की तरफ आ रहा है। जो 10% वाटर बच चुका है वो यहाँ पर हमारे साथ, जो हमारे साथ कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास और पोरिन्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्वापोरिन्स 2। एक्वापोरिन्स 2 के ज़रिए, ठीक है, जो 10% वाटर बच चुका है, जो 10% वाटर बच चुका है, तो वो इन एक्वापोरिन्स 2 के ज़रिए दोबारा कहाँ आएगी, इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब इन 10% का वाटर का वापस ब्लड की तरफ आना मतलब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और एंड प्रोडक्ट आप देखें ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। अब इन एक्वापोरिन्स 2 को कौन एक्टिवेट करेंगे, इन एक्वापोरिन्स 2 को कौन एक्सप्रेस करवाएंगे नेफ्रॉन पर, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ADH को। किसे, ADH। याद रखना ADH जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वेजोप्रेसिन है, अर्जिनिन वेजोप्रेसिन, वो कलेक्टिंग डक्ट पर जा करके काम करेगा, एक्वापोरिन्स 2 को एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से वाटर रिटेन होगा। वाटर रिटेन हुआ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे साथ फंक्शन था ADH का। एल्डोस्टेरॉन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हमारे साथ है, इनका नाम है हमारे साथ सोडियम पोटाशियम ATPase। क्या मतलब, ये सोडियम पोटाशियम ATPase सोडियम को अंदर ब्लड में ले आएगा, सोडियम को, और जो पोटाशियम है वो ब्लड से लूज करवाएगा इनटू द ल्यूमन या इनटू द यूराइन, ठीक है। ये किसका काम है, सोडियम पोटाशियम ATPase का काम है। यानी कि सोडियम को हम लोगों ने क्या किया, रिटेन किया इनटू द ब्लड। जब सोडियम रिटेन होगा, ब्लड में आएगा, तो उस सोडियम की वजह से वाटर भी यहाँ फॉलो करेगा, और वाटर आएगी तो अगेन सोडियम और वाटर दोनों आए तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। ये सोडियम को अंदर ले आना या सोडियम ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरनाइट्रीमिया। पोटाशियम ब्लड में, सॉरी नेफ्रॉन में लूज़ हो रहा है इन द यूराइन, तो इसे हम लोग कहते हैं, ऑफ कोर्स ब्लड में पोटाशियम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोकैलेमिया। अब इस एक्शन के लिए, ये सोडियम पोटाशियम ATPase को एक्टिवेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे साथ ये जो दूसरा अच्छा जो है एल्डोस्टेरॉन है, ये जो है इसके लिए इन्वॉल्व है। एल्डोस्टेरॉन जो है सोडियम पोटाशियम ATPase को एक्टिवेट कराएगा। साथ में ये एक और रिसेप्टर भी हमारे साथ यहाँ पर होता है, ठीक है, वो भी इसी तरह काम करता है, उसे लोग कहते हैं ENaC रिसेप्टर, ठीक है। तो बहरहाल एल्डोस्टेरॉन और ADH किस तरह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा था, ये सोडियम और सोडियम वाटर को रिटेन करवाएगा, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ये सिर्फ वाटर को रिटेन करवाएगा, ठीक है। तो ये इसके रिसेप्टर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इट मेड अ सेंस। अब यहाँ पर आप देखें कि ये RAS सिस्टम था हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, इसे हम लोगों ने डिक्रीज़ करना है। तो याद रखिएगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट की तरफ हम लोग आते हैं, हमारे साथ जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका है, अब जो दिल के जो 4 चैम्बर्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड एट्रियम वेंट्रिकल, राइट साइड एट्रियम वेंट्रिकल, फिर ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास एरोटा है, और एरोटा से फिर ये कैरोटिड आर्टरीज है, ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, और यहाँ पर हमारे पास आएगी इन्फीरियर वेना केवा। अब जैसे भी है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड यहाँ पर दिल के चैम्बर्स के ख़िलाफ़ ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। जब ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल से हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ठीक है, ANP फ्रॉम द एट्रियम एंड BNP फ्रॉम द वेंट्रिकल मेनली। अब ANP और BNP क्यों रिलीज़ हुए, क्योंकि इनके जो हार्ट के चंद एक सेल्स हैं
ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो एंडोक्राइन सेल्स है वो क्या रिलीज़ करवाएंगे, एएनपी एंड बीएनपी। अब एएनपी बीएनपी वही है जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तभी ये रिलीज़ होंगे, रिलीज़ होने की वजह से ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को दोबारा डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इन एएनपी और बीएनपी का जो नाम है ये हमारे साथ दरअसल क्या है, पेप्टाइड्स है, जिसमें लोग कहते हैं नेट यूरेटिक पेप्टाइड्स, नेट यूरेटिक पेप्टाइड्स। अब एएनपी और बीएनपी बिल्कुल इसका जो एक्शन है, इसका एक्शन को समझाने के लिए मैंने रास सिस्टम को यहाँ पर डिटेल के साथ समझाया। एएनपी बीएनपी बिल्कुल जो है ये क्यों रिलीज हुए, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और एएनपी बीएनपी बिल्कुल वहीं पर जाकर के काम करेंगे जहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो एनपी बीएनपी एंजियोटेंसिन 2 को एंटागोनाइज करके इनके 4 फंक्शंस को डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को दोबारा क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर अभी। एएनपी बीएनपी सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 को यहाँ पर इनहिबिट करेगा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो एएनपी और बीएनपी जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाकर के इन्हें इनहिबिट करेंगे। इनहिबिशन की वजह से कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो डायलेशन होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये ब्लू फॉर एएनपी एंड बीएनपी। ठीक है, इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करके एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा रहा था, एएनपी बीएनपी यहाँ पर जा करके एड्रेनल कॉर्टेक्स को इनहिबिट करवाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो नहीं होगा, तो अगेन एंड में जा करके ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस में वहाँ पर एडीएच रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 भी जा करके क्या करेगा, इस रिलीज को इनहिबिट करवाएगा। हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज नहीं होगा और वो वाटर रिटेन नहीं करेगा और अगेन ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों केस में भी ब्लड प्रेशर हमारे साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और थर्स्ट सेंटर को भी जा करके एएनपी और बीएनपी क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, और अगेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सेम इसका फंक्शन है, जहाँ जहाँ एंजियोटेंसिन 2 काम कर रहे हैं वहाँ पर एएनपी बीएनपी जाकर के एंटागोनाइज करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के साथ भी ये बाइंड होकर के एएनपी और बीएनपी जो है यहाँ पर भी बाइंड होकर के बीएनपी और एएनपी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द रास सिस्टम एंड अल्टरनेटिवली एएनपी एंड बीएनपी जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाएगा। और यही एएनपी और बीएनपी सिर्फ वही हार्मोनल मैकेनिज्म है जो हाइपरटेंशन को रेगुलेट करेगा, हाइपरटेंशन को क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करवाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरोनल मैकेनिज्म को हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और उसे समझने के लिए न्यूरोनल मैकेनिज्म को यानी कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए ब्लड प्रेशर कम होता है, उसे समझने के लिए हम लोग आते हैं हार्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे साथ होता है राइट साइड में जो एट्रियम है, राइट एट्रियम है, ऐसे नोड, और इस जंक्शन पर हमारे साथ होता है एवी नोड। क्या होता है, एवी नोड। और जाहिर सी बात है हार्ट का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है फर्स्ट लेक्चर में लोगों ने इसे डिटेल के साथ कवर किया है, आप उसे देख सकते हैं। और ये हमारे साथ हार्ट का मायोकार्डियम है। क्या है, मायोकार्डियम है। और इसी तरह ये हमारे साथ है एरोटा, और एरोटा में ये जगह जो है हमारे साथ, इसका नाम है एरोटिक आर्च। और ये हमारे साथ क्या है, एरोटिक आर्च, एक बेंड है। और इसी तरह ये जो कैरोटिड आर्टरीज है इसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कैरोटिड साइनस, साइनस। ठीक है, ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और यहाँ एरोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को सेंस करेंगे। उन रिसेप्टर्स का नाम है, यहाँ पर मैं इन्हें बिल्कुल जो है ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ये मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ रिसेप्टर्स होते हैं जिसका नाम है बारो रिसेप्टर्स। क्या नाम है, बारो रिसेप्टर्स। ठीक है,
कैरोटिड साइनस में और एरोटिक आर्च में हमारे साथ क्या होंगे, बारो रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, ये बारो रिसेप्टर्स, बारो मतलब प्रेशर, रिसेप्टर्स मतलब सेंस करना, रिसीव करना, तो ये प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट होंगे और ये सिग्नल करेंगे ब्रेन को, किस पार्ट में, मेड्यूला में। ठीक है, तो ये सिग्नल कहाँ जाएगी, मेड्यूला में। अब ये सिग्नल जाकर के मेड्यूला में एक और न्यूक्लियस है जिसका नाम है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, उसे एक्टिवेट करवाएगा। और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस ये मज़ीद 3 एरियाज़ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक है हमारे साथ कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया, एक है हमारे साथ कार्डियक इनहिबिटरी एरिया, और नेक्स्ट है हमारे साथ वेजो मोटर एरिया, वेजो मोटर एरिया। ओके, इन एरियाज़ के फंक्शंस को समझ करके अब हमें क्या करना है इस सूरत में आपको खुद समझ आ जाएगा। कार्डियक इनहिबिटरी एरिया ऐसा एरिया है जो कार्डियक का जो फंक्शन है उन्हें इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया वो एरिया है जो नाम से जाहिर है कार्डियक फंक्शंस को एक्सेलरेट करवाएगा। कार्डियक ज़्यादा फंक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एरियाज हैं, इन दोनों को पहले कवर करते हैं। तो आप बताइए, बारो रिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है और बारो रिसेप्टर्स ने सिग्नल किया मेड्यूला को ब्रेन में, मेड्यूला ने न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस को, तो ये आकर के इन 2 एरियाज में से किसे एक्टिवेट करेगा और किसे इनहिबिट करेगा, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया जो कार्डियक फंक्शंस को और बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को और बढ़ाएगा, तो उसे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, और यही इनहिबिशन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और जाहिर सी बात है कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया के लिए हमारे साथ कौन सा सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि एक्सेलरेट करवाएगा एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन के जरिए, और इसे इनहिबिट किया इस सिस्टम के थ्रू और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ कार्डियक इनहिबिटरी एरिया, वो एरिया जिसमें हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, तो इस एसिटाइलकोलिन के फंक्शन, कार्डियक फंक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। तो इस इनहिबिटरी एरिया को हम लोग दरअसल क्या करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये जब एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो उसकी वजह से कार्डियक का इनहिबिशन होगा, इनहिबिशन होगा तो कार्डियक फंक्शंस कम करेगा, कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगी। तो ये किसका काम है, कार्डियक इनहिबिटरी एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ वेजोमोटर एरिया, ऐसा एरिया जिसका काम है किस चीज़ के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ। इस वेजोमोटर एरिया में हमारे साथ 2 एरियाज हैं, एक है हमारे साथ A1 एरिया, एक है हमारे साथ नेक्स्ट हमारे साथ। ठीक है, इसे मैं किसी और कलर में लिख लेता हूँ, ब्लड वेसल हमारे रेड है तो इसमें रेड से लिख लेता हूँ। एक है हमारे साथ A1 एरिया, नेक्स्ट हमारे पास C1 एरिया। अब C1 एरिया क्या है, ऐसा एरिया जो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अगेन, जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस एरिया को हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्टिमुलेट हो जाए, तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, सिंपल। और जो A1 का मतलब है ऐसा एरिया जो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये A1 एरिया ऐसा एरिया है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाएंगे, तो डायमीटर बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगी। तो इस एरिया को हम लोग चाहते हैं कि क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करवाएंगे। और इन दोनों की वजह से अगेन इन दोनों का जो कंबाइंड एक्शन है वो क्या होगी, अगेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जो है आप लोगों को आसानी से समझ आ चुका है। हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए ANP BNP ने, इसे मैं रीकैप कर लेता हूँ जल्दी से। ANP BNP हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए आकर के एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस को एंटागोनाइज करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो यह हाइपरटेंशन रेगुलेशन का पहला मैकेनिज्म था। और दूसरा है न्यूरोनल मैकेनिज्म, न्यूरॉन्स के ज़रिए। इसमें हमारे साथ 2 पाथवेज है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास एक्सेलरेटरी एरिया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनहिबिट होगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे साथ स्टिमुलेट होगा।
तो इन दोनों की वजह से अगेन ये इन एरियाज़ के एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन की वजह से जो एंड रिजल्ट है हमारे साथ, फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ चुका होगा और आई होप यू पीपल डिड एंजॉय एंड आई होप इट मेड अ सेंस. If it helped you a lot, so please press the like button and please do subscribe to our YouTube channel, The Science Killa, and as always, Science Cleanse. Thanks for the listening and stay blessed.